हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं और आज हम रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो आज स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलेंगे। मतलब एकदम बेसिक से करवा रहा हूं मैं, तो आपको सारी चीज़ें समझनी है। रे कहाँ से बनी है ना, कन्वर्जन डाइवर्जन ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो बेसिक से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलो आ जाओ, सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिक्स एक्चुअल में है क्या। ओके, तो आपने सुना होगा कि भाई हाँ, लाइट सर, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा सुना तो है आपने। ठीक है, तो इसकी बेसिक चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। हम 12th क्लास में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव बनती है। वेव का प्रोपोगेशन उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये सुना होगा आपने, है ना। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, बिल्कुल। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो जो वेव होती है, बेसिकली वेव की बात कर रहा हूँ, जो आपने 11th में लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा। तो वेव दो टाइप की होती है, याद करो, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पार्टिकल का एसएचएम उसके अलोंग हो, और ट्रांसवर्स जिसमें पार्टिकल का मोमेंट ऊपर नीचे हो। अब मैं यहाँ पे वेव चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर, वो चीज़ें होती थी वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लाइट भी इसी तरीके से है, ध्यान रखना। लाइट भी ट्रांसफर वेव का एक पार्ट है एक तरह से। ठीक है, तो याद करो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में, हमारे आसपास है ना, चारों तरफ हम सभी टाइप की एनर्जियों से घिरे हुए हैं, है ना। अब जैसे साउंड एनर्जी है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपके पास आवाज़ पहुँच रही है ना। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, और आपके पास जैसे भी मोबाइल का स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर से लेके तुम्हारे कानों तक जो मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो कैसे ट्रेवल हो रही है? वो भी तो एक वेव फॉर्म में पहुँच रही है ना, जिसको हम साउंड वेव बोलते हैं। लेकिन उस वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और मीडियम का काम कौन कर रहा है? वहाँ पे एयर काम कर रही है। तुम्हारे मोबाइल के स्पीकर से लेके, या जो भी लैपटॉप के स्पीकर से लेके तुम्हारे कान तक जो मीडियम है वो हवा है बीच में, मतलब हवा में ट्रेवल करते हुए तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है ना। ऐसे ही लाइट, अब हमें है ना नेचर में ऐसे भी देखने को मिलता है कि कुछ को तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। जैसे लाइट है, तो लाइट को ट्रेवल होने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी चलती है। जैसे मैं मान लो मैं खुद हूँ आपके सामने, और मैं अपने आप को एक ग्लास में पैक कर दूँ, है ना, और मैं कुछ बोलूँ, तो आप मेरे को नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को चारों तरफ से पैक कर दिया ग्लास में। लेकिन मैं तो दिखाई तो दे रहा हूँ ना तुम्हें, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर हूँ मैं, तो मैं दिखाई तो दे रहा हूँ ना आपको। हाँ, क्यों क्यों दिखाई दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे से जो रे निकल रही है और जो आप तक पहुँच रही है, उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें फिर भी पार कर रही है। और लेकिन आप जो कुछ बोल रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि साउंड एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब आपको मोटा मोटा इतना समझ में आ रहा है कि अपने आसपास जितनी भी एनर्जी वगैरह जो भी है, उनको या तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो ही चीज चलती है ना। तो ये ट्रांसफर वेव भी होती है। इसके अलावा ये मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल आता है। खैर मैं इतना नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव्स होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है, अब ऐसा मत समझो आप तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, आप ऐसे समझो, जो कुछ वेव्स मीडियम पे डिपेंड करती, कुछ वेव्स विदाउट मीडियम भी चलती है, मतलब वैक्यूम में भी चलती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या है? वैक्यूम में चलने वाली वेव है। अच्छा, ठीक है, तो ये वैक्यूम में भी चलती है। ठीक है, अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम घिरे हुए हैं। आपके मोबाइल से लेके आपके लाइट के आसपास हर जगह, आपका जो पंखा घूम रहा है वहाँ पे सभी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या है? पार्ट लिए गए अलग अलग, है ना, स्पेक्ट्रम्स देखे गए भाई, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऐसे अलग अलग पार्ट्स देखे गए। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट देखे होंगे, छोटे छोटे, है ना, वो स्पेक्ट्रम्स थे उसके, है ना। तो
हमारे पास अलग अलग, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट्स थे ना, वो हमारी रेडियो वेव थी, माइक्रोवेव थी, इंफ्रारेड थी, एक विजिबल रीजन था, अल्ट्रावायलेट थी, एक्स रेज थी, गामा रेज थी, और भी है, चलती जा रही बहुत सारी रेज है ना। ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट है, ध्यान रखना। ये स्पेक्ट्रम है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जो आपको ये दिख रहा है ना, मैंने ये रीजन बनाया है, ठीक है। तो ये अब ये रीजन अलग अलग थे आपके, इधर से इधर आपकी वेवलेंथ तो घट रही थी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। याद करो, हम मान के चलते हैं कि भाई हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसकी वेवलेंथ अलग होती है, माइक्रोवेव की भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होती है, इंफ्रारेड की भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होती है। जैसे मैं इंफ्रारेड की बात करूँ तो ये है ना, इनविजिबल होती है, जितनी भी रेज होती है ना, और कुछ कुछ रीजन हमारे विजिबल थे। जैसे आपके पास है ना, आपके एसी का रिमोट होगा या टीवी का रिमोट होगा, तो उसमें जब आप क्लिक करते हो ऐसे बटन को, तो कोई रेज निकल के दिखाई देती है क्या, नहीं देती, हमें नहीं देती है ना, इसका मतलब वो इंफ्रारेड होती है। जैसे आजकल के फ़ोन भी आने लग गए कि वो उससे मोबाइल से आपका एसी वेसी चल जाता है, तो उसमें क्या है, इसका मतलब उसमें इंफ्रारेड है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, आई आर है ना, आई आर, तो आई का मतलब वहां पे इंफ्रारेड होती है, ध्यान रखना। कई मोबाइल होते हैं ना, हाँ कि आई आर वाला फोन है, तो है ना, इससे ऐसी वैसी चल जाती है, तो वो आई आर का मतलब इंफ्रारेड होता है वहां पे, वो विजिबल नहीं होती है। ये जो भी यहाँ पे दिख रही है ना तुम्हें स्पेक्ट्रम, जितनी भी रेज है, वो कोई सी भी विजिबल नहीं है, वो कोई सी भी नहीं दिखती है। जैसे तुम एक्सरे कराने जाते हो, एक्सरे कराने जाते हो तो तुम्हें कोई ऐसे कोई रे दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट है। जैसे यहाँ पे एक्सरे है ना, ये अल्ट्रावायलेट के बाद में ये इधर है ना, तो एक्सरे भी विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, ठीक है, विजिबल नहीं होती है। हम एक्सरे करवाते हैं तो हमने देखा होगा हमारे बॉडी के अंदर से रेज निकल जाती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, और वो थोड़ी देर बाद में हमें ला के दिखाता है, भाई ये देखो, ये तुम्हारी ये हड्डी टूटी हुई है ना। बाकी हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे एक्सरे वगैरह के बारे में, ठीक है। तो सर मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में चल सकती है, और उसके बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, विजिबल रीजन है ना। इसका लगभग लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन से इसकी वेवलेंथ होती है, ध्यान रखना, इसकी वेवलेंथ होती है इसकी वेवलेंथ होती है 38, मतलब इधर से लिखे हम तो 7800 एंगस्ट्रॉन से लेके 3800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अराउंड हम मान लेते हैं 8000 के अराउंड, और इधर हम मान लेते हैं लगभग 4000 के अराउंड। तो 4000 से 8000 के अराउंड, ये ध्यान रखना एंगस्ट्रॉन में ही है, ठीक है। नैनोमीटर में बात करो तो 780 नैनोमीटर के आसपास, और यहाँ पे 380 नैनोमीटर के आसपास। इस रेंज में, ये जो मैंने रेंज लिखा है ना, इस रेंज, ये वेवलेंथ की रेंज है, इस वेवलेंथ की जो भी रेज थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, वो हमें विजिबल हो रही थी, ठीक है। तो इस विजिबल रीजन को बोला गया, मतलब इस विजिबल रीजन को क्या बोला गया, इस विजिबल रीजन को बोला गया लाइट, ध्यान रखना, समझ गए। तो बेसिकली लाइट वर्ड बना कहां से, लाइट वर्ड, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। ईएम वेव का एक पार्ट है, ईएम वेव के बहुत सारे पार्ट है, जिनमें से एक पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, ओके, विजिबल रीजन, उसको बोला गया लाइट, ठीक है। तो ये लाइट कहां से बना वो चीज मैं बता दिया हूं आपको। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई सर कि हमें जो विजिबल रीजन होता है उसको लाइट बोलते हैं। अच्छा, लाइट, स्टडी ऑफ लाइट ऐसे बोल सकते हो आप, स्टडी ऑफ, ढंग से लिखने दो एक बार, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, इसको बोला गया ऑप्टिक्स, समझ गए। मतलब लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट हो गया, है ना। अब यहां पे बोला गया कि स्टडी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्टडी करना, लाइट की स्टडी करना। तो एक फिजिक्स की वो ब्रांच बना दी गई जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, लाइट की। तो स्टडी ऑफ लाइट, उसको बोला गया ऑप्टिक्स, ओके, कंफर्म, समझ में आ गया। हाँ सर, स्टडी ऑफ लाइट समझ में आ गया है कि स्टडी ऑफ लाइट क्या है, ऑप्टिक्स है।
फिर ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि जो फिजिक्स की ब्रांच है ऑप्टिक्स, उसमें हम स्टडी करेंगे लाइट की, ठीक है। तो इसको फिर हम फर्दर दो टाइप से डिवाइड किया गया, जिसमें बोला गया, अब ये तुम्हें पता है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो वेव का पार्ट है तो आप वेव बना बना के थोड़ी बनाओगे, है ना। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं जियोमेट्रिक या फिर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के नाम से, और एक पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के नाम से, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12th में आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, रे ऑप्टिक्स भी और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी, ठीक है। दो पार्ट्स में बना दिया गया। और फिर अब जियोमेट्रिक, अब जो रे ऑप्टिक्स है ना, उसमें जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब उसके जो भी डायमीटर वगैरह हैं, है ना, वो आपकी वेवलेंथ, इसकी जो भी पहले वेवलेंथ थी ना, ये 7800 एंगस्ट्रॉन के अराउंड, ये इनसे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यूज है, ध्यान रखना। ये 1 नैनोमीटर में, पता है ना तुम्हें, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब तुम 10⁻⁻ में देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यूज है ना। और अभी आप इसके सामने 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा है। जैसे आपका जो किसी के पास चश्मा लगा हो, कोई डबल बैटरी देख रहा हो यहाँ पे, है ना, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो यहाँ पे तो आपके पास ग्लास है, चश्मा लगा हुआ है ना, उसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर या सेंटीमीटर, रेडियस मान लो, है ना, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर भी इस नंबर से बहुत बड़ा है ना। तो जिनके डायमेंशंस इन वेवलेंथ से बहुत बड़ी थी, मतलब आप बोल सकते हो कि डायमेंशंस वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ, ठीक है, उनको हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जैसे लाइक तुम्हारा लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे हम, है ना। और जिनकी डायमेंशंस वगैरह बहुत छोटी होती थी, है ना, जो लेबोरेटरी वगैरह में देखते थे, है ना, जैसे यंग डबल स्लिट नाम सुना हो आपने, भाई एक बिल्कुल छोटी सी पट्टी ली और उसमें छेद कर दिए, और उसके बाद में ना उधर लाइट जला के देखा गया, फ्रिंजेस बनी, है ना, वो सारी चीजें। तो जिनके डायमेंशंस लगभग लगभग वेवलेंथ के ऑर्डर के थे, या इनसे मिलने वाले डायमेंशंस थे हमारे, उनको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और रे ऑप्टिक्स में जिनके डायमेंशंस बहुत ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। इसके बाद में यदि आप और भी देखते हो तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को भी आप फर्दर ऐसे बता सकते हो कि इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, और इसमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा स्टडी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, आप ये समझो कि यहाँ पे आप एक तरह से रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, और रिफ्लेक्शन एक मीडियम में ही काम होगा सारा, और रिफ्रैक्शन 2 मीडियम में काम होगा। रिफ्लेक्शन में आप रिफ्लेक्शन की बात बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन में सिंपल सरफेस से भी रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, कर्व सरफेस से भी। सिंपल रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन का मतलब प्लेन मिरर पढ़ोगे, और कर्व सरफेस का मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में रिफ्रैक्शन की बात होती है, तो रिफ्रैक्शन में आप 2 मीडियम की बात हो गई, है ना, तो वहां पे भी कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस, दोनों सरफेस से पढ़ोगे। एक तो कर्व सरफेस बोल रहा हूं, मतलब ऐसे मैं हाथ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये कर्व सरफेस हो गया, और एक फ्लैट सरफेस हो गया, है ना। तो फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन, लाइक आपका फ्लैट कहां मिलता है आपको, स्लेब में मिलता है, स्लेब एकदम फ्लैट होती है। प्रिज्म की सरफेस है ना एकदम फ्लैट होती है। और दूसरा आप पढ़ोगे कर्व सरफेस, कर्व सरफेस में लाइक लेंस हो गया, एक सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, लेंस भी कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस हो गए, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप, है ना। वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत इसका भी मैं बता देता हूँ, जैसे पोलराइजेशन हो गया, है ना, और इंटरफेरेंस हो गया, बहुत सारी चीजें वो वहां पे भी पढ़ेंगे हम। चलो, तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता चल गई कि सर ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, ठीक है, सब मिक्स नहीं है, अलग अलग है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता चल गई होगी, है ना। चलो, हाँ सर, बेसिक चीजें आपने हमें बता दी है। चलो भाई, अब आ जाओ अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में लगभग तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइट, ये जो लाइट की वेलोसिटी है ना,
यहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। और इनकी दोनों की वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा की, वो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना वो 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया, लाइट की वेलोसिटी। तो ये है ना, सिर्फ लाइट की वेलोसिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, ध्यान रखना। ये तुम्हारे इंफ्रारेड में भी है ना, जो रेज चल रही है ना वैक्यूम में, वो इसी वेलोसिटी से चल रही होगी। मीडियम चेंज है तो फिर वो अलग बात है, बट ये वेलोसिटी सभी के लिए है। ये यहाँ पे भी सी रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हम लाइट के केस में ज्यादा पढ़ते हैं, अदरवाइज सभी में ये जो कांस्टेंट नंबर है ना वो सभी के लिए एक ही है। वैक्यूम में बेटा यही लाइट रहेगी, यही वेलोसिटी रहेगी, सॉरी लाइट क्या, समझे? मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है ये, ओके। वैक्यूम में हम लाइट की वेलोसिटी के नाम से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। चलो आओ, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिनोटेड बाय सी, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो सी इन 10⁻³ होती है, याद रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा, जो लाइट है वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है, ध्यान रखना। मतलब कभी भी आप रुकी हुई लाइट नहीं सुनोगे, आप चलती हुई लाइट सुनोगे, समझे? आपने कभी सुना है कि लाइट रुकी हुई है? रेस्ट में कभी नहीं होती, वो हमेशा मोमेंटम रखती है, मतलब वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। और उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आगे बढ़ रही होगी, ओके। चलो, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। प्रपोज बाय द मैक्सवेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने देखा होगा मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह, ये सारी चीजें ना। चलो, मैग्नेटिक, और ये दोनों इफेक्ट दिखाती है, दोनों की वजह से ही मिला है। तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, अभी अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और वेव इधर चल रही होती है आपकी, ठीक है। तो ये एक तरह से इसके परपेंडिकुलर होता है। लाइट का फॉर्मूले के लिए हमने बताया कि ये वेलोसिटी इक्वल टू वी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा कर दिया, जो दोनों कांस्टेंट थी हमारी, ठीक है। और ये कहां से लिखा गया, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये नया नया बोर्ड है अभी, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है कि देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस ही आपकी, ठीक है। डिस्टेंस वेव कैसे चलती है, लैम्बडा में, तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा, और टाइम कितना है सर, टी। 1/t को क्या बोलते हैं सर, फ्रीक्वेंसी, तो लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे ये फॉर्मूला आता है। शायद आपने वेव ऑप्टिक्स में साउंड वाले चैप्टर में भी देखा होगा ऐसा, है ना, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वही है, ठीक है। हमारी आईज के लिए जो येलोइश कलर है, जो लगभग बीच में आता है, पता होगा ना, ये जो मैं बता रहा था अभी कि ये दिखता है हमें, तो यहाँ पे ये दिखता है विजिबल रीजन, ये विब्योर होता है, पता है ना। तो वी इधर से स्टार्ट होता है, VIBGIOR, ठीक है, विब्योर होता है ना, VIBGYOR, ऐसे कलर दिखते हैं हमें, है ना। तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और इसकी वॉयलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इधर से इधर चलता है, इधर से इधर नहीं चलता, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है ये। चलो आ जाइए, तो हमारी आंखों के लिए जो ज्यादा सेंसिटिव है ना वो येलोइश कलर है, इसीलिए तो हम बाहर जाते हैं ना, निकलते हैं धूप वगैरह में, तो हमें येलोइश दिखाई देते हैं ना, ग्रीन ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव यही है। इसके अलावा लिस्ट सेंसिटिव वॉयलेट है, ध्यान रखना, क्योंकि वॉयलेट बहुत कम दिखाई देता है, देख लो, और रेड सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो रेड सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और लिस्ट सेंसिटिव कौन सा है, येलोइश, मतलब हमारी आंखों के लिए अलग है येलोइश और ग्रीन कलर, बाकी लिस्ट सेंसिटिव ये है, वॉयलेट है, ठीक है। और रेड सबसे ज्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए तो ट्रैफिक में याद करो रेड कलर है ना, रेड कलर लगाया, मतलब रेड कलर की बत्ती होती है ताकि दूर से ही दिख जाए वो, है ना, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ट्रेवल ज्यादा करेगी वो, है ना, तो दूर से रेड बत्ती दिख जाती है, हमें पता हो तो तुम्हें, है ना।
ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते चलूंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आप ये ध्यान रखना, इसमें इसका जो प्रोपोगेशन होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट का, ध्यान रखना। कैसे? मतलब लाइट चलती है ना, तो हम ऐसे वेव को एज ए रे मानते हैं, और रे कैसे चलती है? एकदम स्ट्रेट चलती है। कभी ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे गई और ऐसे नॉर्थ की साइड घूम गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, मतलब हमेशा इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इसका। ओके, समझ गए? होमोजेनियस मीडियम मतलब एक मीडियम में, ऐसा नहीं आगे जाके तो मैं ना उसका रिफ्लेक्शन करा दो और फिर बोलो सर अब तो सीधी नहीं गई। अरे भाई वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक मीडियम होना चाहिए आपका। चलो, जैसे ये बैटरी है, बैटरी से यहाँ पे निकल रही है ना, तुम्हें दिख रही है पैरेलल ये, तो ऐसे ही जाती है सारी की सारी रेज, है ना। मतलब एक बीम जाता है, एक बंडल जाता है, पूरी एक रे नहीं जाती, बहुत सारी रे जा रही होती है ना। इन्फानाइट रेज होती है हमारे, जब लाइट जाती है ना तो उसमें इन्फानाइट रेज होती है। हम इमेज वगैरह बनाने के लिए एक दो रे काम लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इन्फानाइट, अभी तुम मेरे को देख पा रहे हो या इस डिस्प्ले को देख रहे हो ना, तो इस डिस्प्ले से निकल के बहुत सारी रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और फिर हमारी आंखों का लेंस उसको रेटिना पे इमेज बना पा रहा है। ओके, ऐसा हो रहा है। चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है तो इसको तो एज ए वेव का काउंट करना चाहिए था। लेकिन तुम स्टडी के लिए बार बार में ऐसे थोड़ी बनाओगे, ये ऐसे ऐसे रे बना दिया सर, ऐसे नहीं बना सकते, है ना। तो हम इस वेव को क्या बना देते हैं? रे बना देते हैं, ध्यान रखना, एज ए रे काउंट करके और इसकी स्टडी करते हैं। ओके, और ये हमेशा इसको स्ट्रेट पाथ में दिखा देते हैं। ओके, इसीलिए इसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मानते हैं और एज ए रे काउंट करते हैं। ठीक है, कि आगे चल रही होती है, इसको एरो से दिखा देते हैं, ये दिखा दिया। ध्यान रखना, ये वेव फॉर्म में नहीं मान के इसको रे फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स इसीलिए नाम दिया गया इसका, क्योंकि आप बार बार में ऐसे नहीं दिखा सकते थे वहां पे। ओके, चलो, बाकी हम फिर वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे, तब समझेंगे कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, कैसे कैसे वेव आगे ट्रेवल हो रही होती है, सेकंड वेव फ्रंट क्या होता है, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। चलो, अब आता है बीम। बीम अभी मैंने बताया कि एक रे नहीं होती है लाइट की, नंबर ऑफ पता नहीं कितनी नंबर ऑफ होती है। ठीक है, नंबर ऑफ रेज होती है। तो ये बीम क्या है एक्चुअल में? तो बीम का देखो, बीम है ए बंडल और ब्रांच ऑफ द रे इज कॉल्ड बीम, इसको बीम बोलेंगे। ठीक है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। अब यहां से ध्यान से देखना, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या करता है? हमेशा लाइट को कन्वर्ज कर रहा होता है। ठीक है, मतलब सारी की सारी लाइट ऐसे लगेगी आपको कि एक जगह आके मिल रही है। अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि मान लो जैसे जैसे लाइट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उसका आगे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कम होता जाए, कम होता जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जाके मिल रही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग बीम। ओके, तो ये देखो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है ना, तो यहाँ पे ना देखो पहले एरिया इतना था क्रॉस सेक्शन एरिया, अब देखो एरिया कम हो गया, धीरे धीरे एरिया कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो ये क्या है? कन्वर्जिंग। इन दिस केस डायमीटर ऑफ द बीम इज डिक्रीज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि हाँ सर इसका एरिया कम हो रहा है, तो ये क्या है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट बीम है आपका, कन्वर्ज कर रहा है रेज को। ऐसे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या करेगा? रे की डायरेक्शन में चलेंगे हम, तो देखो रे की डायरेक्शन किधर है, रे की डायरेक्शन को ऐसे एरो दिखा के समझना भाई हाँ ये रे जा रही है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है। हाँ सर बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये है डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट बीम है। ओके, समझ गए? अरे समझ गए क्या? हाँ सर। चलो आगे देखिए, पैरेलल बीम है ना, तो कई जगह ये यूज लेते हैं पैरेलल बीम। जैसे 10th क्लास में पढ़ के आए तो पैरेलल आती थी ना रेज, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लेते थे, फिर हम कन्वर्ट कर पाते थे उनको। तो पैरेलल रेज का मतलब है कि उनके रेज के बीच में ना तो वो कन्वर्ज होएगा ना वो डाइवर्ज होएगा,
मतलब उनके बीच में जो जो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस कांस्टेंट बना रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये देखो, ये एरिया है ना, इसका एरिया ये कांस्टेंट है तीनों का, है ना। ये एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो भी रेज है अपनी, सब की सब पैरेलल है। ओके, समझ गए। तो इसमें हमेशा सेम रहता है आपका। ओके, चलो ये आप समझ गए होंगे बात। ओके, चलिए ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये मैंने बता दिया है आपको कि जो ऑप्टिक्स है वो उसमें रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जो भी हम डायमेंशन हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वेवलेंथ से, उनमें जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, ये सारी चीज़ें ना। और वेव ऑप्टिक्स के बारे में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी चीज़ें मैंने बेसिक से बता दी है आपको। आ जाइए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने देखा होगा कि कोई भी लाइट है ना रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसा नहीं है वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वो दोनों काम कर रही होती है। याद हो तो आपको, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया कि हाँ सर रिफ्लेक्शन अलग पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन अलग पढ़ लिया, लेकिन ढंग से आप देखो ना, जैसे आपकी खिड़की में ग्लास होगा तो ग्लास में ढंग से आप थोड़ा सा ऐसे देखो अच्छे से, तो उसमें आपकी इमेज भी दिख रही होती है और आप बाहर बाहर वाली चीजें भी देख पा रहे होते हो। इसका मतलब दोनों काम हो रहा है ना। हाँ, ऐसा हो पाता है, ध्यान रखना कि उस टाइम आपका रिफ्लेक्शन, हाँ ये जरूर है कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, जो उसकी देखने की पावर है ना, दिखने की पावर वो कम होती है। ठीक है, तो जैसे लाइट यहाँ पे आती है ना, मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपकी लाइट आई, ठीक है, इसके बाद में उस लाइट में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है और वो रिफ्रैक्ट भी होती है। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे लास्ट में। अभी हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हम ये मानते हैं कि आपकी लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे मान के काम करेंगे हम। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ओके, तो इधर रिफ्लेक्ट हुई और इधर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई या ट्रांसमिट हुई, दोनों नाम बोल सकते हो आप। ओके, कि रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्ट हुई, दोनों नाम बोल सकते हैं सेकंड मीडियम में। यदि फर्स्ट मीडियम में चली गई तो ध्यान रखना, और सेकंड मीडियम में चली गई तो भी ध्यान रखना। सेकंड मीडियम में चली गई तो या तो ट्रांसमिट या फिर रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे उसको। आ जाइए, हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो सेम मीडियम में गई तो वेलोसिटी इसमें भी v1 ही रहेगी। सेम मीडियम में रहेगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो वेवलेंथ भी आपकी चेंज नहीं होती है। लैम्बडा रहेगा तो इसमें भी लैम्बडा 1 ही रहेगा। लेकिन सेकंड मीडियम की बात करूं तो यहाँ पे लैम्बडा आपका, इसमें वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी, लैम्बडा भी अलग हो जाएगा। समझ गए, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, वेलोसिटी, समझ गए, वेलोसिटी अलग है, वेवलेंथ अलग है। चलो, तो मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, है ना, फ्रीक्वेंसी भी तो होती है, तो फ्रीक्वेंसी की तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। यदि आपने सूरज की जगह बल्ब ले लिया, बल्ब की जगह ट्यूबलाइट ले ली, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अदरवाइज उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, मतलब यहां पे भी फ्रीक्वेंसी रहेगी और यहां पे भी फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। डिपेंड ऑन सोर्स, सोर्स चेंज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी चेंज, अदरवाइज एक सोर्स से आप एक ही मीडियम में है तो वेलोसिटी वगैरह वेवलेंथ वगैरह चेंज नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है। और रिफ्लेक्शन में हो गया उसका मतलब सेकंड मीडियम में भी चली गई तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी चेंज, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, क्योंकि डिपेंड ऑन सोर्स। ओके, यस सर, ये समझ में आ गया सर, डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी, है ना। चलो, तो ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक मीडियम में जाके वापस इसी मीडियम में आ जाए। मैं बाद में नहीं समझाऊंगा, इसीलिए एक जगह समझा दिया हूं ये चीज। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसी मीडियम में आ जाना वापस, एक पहले मीडियम में आई और पहले मीडियम में वापस आ गई, तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया पहला केस। रिफ्लेक्शन का जस्ट इसके बाद में करेंगे, अभी यहां तक तो रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए, तो अब देखिए रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है भाई, हाँ आई बराबर आर होता है, हम 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, ये जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ना किसी भी सरफेस पे, तो
आपकी फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस यहाँ पे मैं 3D डायग्राम बना रहा हूँ, देखना जरा। ये आपका 3D डायग्राम है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर ही मानते हैं, ठीक है। ये पहले एक फ्लैट सरफेस मानते हैं 2D में, ये 2D में फ्लैट सरफेस है और इस पे आपके पास रे आई ऐसे है, तो रे रिफ्लेक्ट होती है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड एक प्लेन में होती है, ये आपने शायद 10th क्लास में सुना होगा। तो प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे है कि ये आपका ऐसे रे आ रही है, ऐसे नॉर्मल है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे देखो आप इस तरीके से, मतलब ये आपका सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस है, तो सरफेस पे ऐसे रे गई, तो ये नॉर्मल और ये प्लेन, मतलब ये तीनों एक प्लेन में होने चाहिए ऐसे, इस प्लेन में, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाऊं ऐसे किसी कॉपी पेज से, तो आप समझो, लाइक 1 मिनट में बताता हूं, देखो रुको। जैसे ये है, ये सरफेस पे एक लाइट आई ऐसे और ऐसे चली गई, ये नॉर्मल था इसका, है ना। तो इसका मतलब ये आई आर और ये एन और आर, ये तीनों की तीनों किसमें, एक प्लेन में है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये सरफेस है और ये इसमें एक इमेजिनरी प्लेन मानो, इस प्लेन के अंदर ही है, ऐसे नहीं इधर गई तो इधर चली गई, नहीं, आई और आर और एन तीनों एक प्लेन में है, ओके, इस तरीके से समझो, समझ गए, ओके, समझ गए, चलो, हाँ सर समझ गए। तो आई बराबर आर बराबर एन होता है, ध्यान रखना, आई बराबर आर होता है और ये एक प्लेन में होते हैं। एक प्लेन का मतलब, एक प्लेन का मतलब सर ये जो तीनों है ना, यहाँ पे रखे हो आप, ठीक है। तो हम ऐसे 3D में एक प्लेन बनाए, मान ले एक प्लेन, ये तो आपका सरफेस हो गया, और ये जो प्लेन होगा आपका इस तरीके का, कि ये तीनों एक 3D में ऐसे हैं, ध्यान रखना इसके। ये आपका 3D डायग्राम है, इसमें ये एक इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ये इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, जैसे आप लैपटॉप खोल के रखते हो ना, वैसे ही। तो आई आर एन तीनों एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है, चलो, हाँ सर ये समझ गए हम, चलो चलो चलो। तो आई आर और एन तीनों बराबर, ये आई बराबर आर होता है और आई आर और एन एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में। अब सेम प्लेन की बात मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, सेम प्लेन का मतलब, यदि आप मान लो इधर मैं डायग्राम बताता हूं आपको, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैं मान लो इंसिडेंस की ई कैप डायरेक्शन मानूं और नॉर्मल की एन कैप और रिफ्लेक्ट की आर कैप, इनकी डायरेक्शन मान लूं मैं, तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि किसी एक का डॉट प्रोडक्ट, दो के क्रॉस प्रोडक्ट का, दो का रिजल्टेंट का क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। मतलब कोई भी दो वेक्टर ले लो, दो डायरेक्शन ले लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि 90 है उसके बीच में। हाँ सर ये चीज होना चाहिए, मतलब किसी भी दो का ले लो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी दो ले लो, उनकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट किसी अदर की दो डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर जीरो होना चाहिए। तो ये है, ध्यान रखना, तो इनको हम सेम प्लेन बोलते हैं, समझ गए। हाँ सर, हाँ सर ये समझ गए। अब मान लो कोई कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पे क्या करोगे, कर्व सरफेस पे हमेशा, मान लो इधर है तो इधर आई और आर कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो तुम्हें नॉर्मल बनाना है, तुम नॉर्मल बनाओगे और उसके बाद में ऐसे नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल देखा आपने, तो ये आई है और ये आर है, जितने एंगल पे आई दिखेगी तुम्हें उतने एंगल पे आर बना देना, ठीक है। तो ये आपका सरफेस, ये आपका नॉर्मल, ओके, यस सर ये बता देंगे हम, ओके, चलो ये चीज आप समझ गए होंगे। फर्स्ट लो तो ये है और सेकंड लो आपका आई बराबर आर है, ओके, यस सर, बिल्कुल सर ये समझ गए सर हम। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वही मैं बताया कि किसी भी पॉइंट पे आपको बताना तो टेंजेंट बना के बता सकते हो। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि एंगल आपका आई बराबर आर है इधर, है ना, तो ये आई बराबर आर होगा, ये भी, तो ये भी आई एंगल, ये भी आई एंगल। तो आप देखो ये नॉर्मल आपका ये 90 पे होता है, ये 90 पे है, बिल्कुल सही बात है। तो इधर वाला एंगल के बराबर है, मतलब ये देखो ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है,
तो इसका मतलब इधर वाला एंगल थीटा होगा तो इधर वाला भी एंगल थीटा होगा। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ओके, चलो ठीक है, तो समझ गए, I बराबर R बराबर 60, तो बचा हुआ एंगल कितना 630। तो इसका मतलब जो I और R होता है ना, उनके साइडों में जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, जो सरफेस के साथ बन रहा है ना वो भी इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। ओके, लेकिन I R नहीं होते हैं वो, I R तो हमेशा आप नॉर्मल से ही देखोगे। ठीक है, बच्चों वाली बातें बता रहा हूं लेकिन पता होना चाहिए आपको। चलो, तो ध्यान रखना, किसी भी कर्व पाथ पे भी बता सकते हो और किसी एकदम प्लेन सरफेस पे, उस पे तो बता ही दोगे आप। ठीक है, चलो भाई, वेल एंड गुड, ये चीजें आपको आती है, बता दोगे आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इस सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है और वेवलेंथ वगैरह भी वही रहती है। चलो, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो सिंपल सा मैं बता देता हूं कि जो सारी की सारी रेज एक साथ आती है परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल आती है, वो पैरेलल ही जाती है यदि सरफेस आपका एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है तो। ओके, तो ऐसा होता है, तो प्लेन सरफेस में तो इसके अंदर ओनली ऑन तुम ये देखो कि पैरेलल रेज आती है, तो पैरेलल रेज आई तो पैरेलल रेज गई, कब होगा, तब प्लेन सरफेस होगा, है ना। जैसे प्लेन मिरर के अंदर ऐसा ही होता है। ओके, सिंपल, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस अपने को जो 10th में पढ़े हैं वो है। तो इसके बाद में रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है वो। ओके, चलो नेक्स्ट, रिफ्यूज्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। कोई खुरदरा सरफेस हो, जैसे दीवार है, अखबार है, तो वहां से रे आई पैरेलल आएगी लेकिन जा रही है इधर उधर, ठीक है, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए वॉल और न्यूज़पेपर वगैरह ईटीसी। ओके, चलो आगे देखो, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं और रियल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलेगी, लाइक तुम हो, तुम्हारे से रेज निकल रही है, मिरर पे पहुंच रही है, उसके बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, तो तुमसे निकल रही है, मतलब तुम रियल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट से हमेशा रे कन्वर्ट होए, मतलब कन्वर्ट जो ऐसे डाइवर्ज होए, ठीक है, डाइवर्ज होए बिफोर रिफ्लेक्शन, डाइवर्ज होए जो रेज, ठीक है, इसका मतलब वो आपका रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब दूर दूर से रेज आ रही है और कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज हो रही है ना, मतलब हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे, लेकिन हम मान रहे हैं कि हाँ आ रही है, इसका मतलब वो रेज कन्वर्ज हो रही होगी। बिफोर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज हो रही है रेज, इसका मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट रे आ रही है, कहां से आ रही है हमें नहीं पता, तो उसको अपेयर करवाना पड़ता है, कहीं ना कहीं मीट करवाना पड़ेगा, तो जो पोजीशन होगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रहेगी, एक्चुअल में वो है नहीं, रेज आ रही है बट है। ओके, चलो फिर आता है हमारा इमेज के बारे में भी हम देखेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मान लो वर्चुअल इमेज के बारे में देखते हैं पहले, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा रे गई, यहां से रे गई, हमेशा इधर से रे गई, हाँ भाई इधर से रे गई और इधर जाएगी, और इधर से रे गई इधर जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से हम यहाँ पे देखते हैं I बराबर R, तो ये आपका नॉर्मल होगा, हाँ नॉर्मल से गई, तो अब ये इधर जा रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो पीछे बढ़ाएंगे हम, तो पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके हमें इमेज बनेगी, तो ये जो इमेज बनी है ना रियल ऑब्जेक्ट से, वो इमेज हमारी वर्चुअल इमेज। समझ गए, यस सर। और ये वाली देखो इधर, यहाँ पे रेज क्या हो रही है, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी पहले रेज, हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ से रे ऐसा आके मिल रही है इस पॉइंट पे, हाँ सर एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रही है, तो इमेज आपकी रियल हो जाएगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये 99% केसेस में देखते हैं, ये कभी कभी देखने को मिलता है। ओके, चलो आगे आता है रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर एक्चुअल में होता क्या है, एक जो ग्लास की स्लेब है उसी के हम सिल्वरिंग कर देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो पॉलिश सरफेस है और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये रिफ्लेक्टिंग जिधर हमें इमेज वगैरह दिखाई देती है, हमारे से रे निकली और वहां तक पहुंची, है ना, और रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा रही है, तो उनको कन्वर्ज करने पर एक इमेज बन रही है, वो इमेज हमें दिखाई देती है, वो रे हमारे पास वापस पहुंचती है, हमारी आंखों पे इमेज बनती है,
लेंस में पहुंचती है, रेटिना पे इमेज बनती है, वो इमेज हमें दिखाई दे रही होती है। ओके, ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो वो इमेज जहां पे भी कन्वर्ट होके मिल रही होती है तो वो इमेज बनती है हमारे पास, ध्यान रखना। सिंपल प्लेन मिरर में ऐसा होता है। ओके, ये सिल्वरिंग हो रही होती है इसमें। चलिए चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? आपका जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, सर यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो यहाँ पे सर नॉर्मल ऐसा आएगा इसके, है ना। तो यहाँ से इमेज आई थी और इधर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, इधर से इमेज आई थी आपकी, तो आई बराबर आर, है ना। तो अब ये रे जाएगी ऐसे, पता नहीं बहुत सारी रेज जाएगी आपकी ऐसे, जो नॉर्मल से ऐसे आई बराबर आर बना रही होगी आपकी, आई आई हो रहा होगा यहाँ पे आई और यहाँ पे आर, है ना। ऐसा हो रहा होगा कई जगह। तो सारी की सारी रेस डाइवर्ज हो रही होगी, डाइवर्ज हो रही होगी तो उनको पीछे बढ़ाएंगे हम, पीछे बढ़ाओ ऐसे, है ना। तो ऐसे लगेगा यहाँ से निकल के जा रही है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पे बन जाएगी आपकी। ओके, और ये इमेज कैसी होगी? ये सर वर्चुअल इमेज होगी आपकी। हाँ सर, ठीक है। तो ऐसा इमेज फॉर्मेशन होता है हमारा इसमें। तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, ध्यान रखना। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसा है वैसा, जैसे मेरा हाथ तुम देख पा रहे हो ना वैसा, वैसा एक्चुअल मिरर में भी होता है। आप मिरर में ऐसे देखोगे ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। चलो ठीक है भाई, ये भी समझ गए हम सर। तो ये इमेज फॉर्मेशन था सिंपल। जितने डिस्टेंस पे बनता है ना उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी लगा के तुम प्रूव भी कर सकते हो, है ना। तो डी डी इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है। ओके, मतलब जितनी दूर तुम खड़े होंगे मिरर में उतनी दूर तुम्हारी इमेज बनेगी। तुम पीछे जाओगे तुम्हारी इमेज भी पीछे जाएगी, तुम आगे आओगे तुम्हारी इमेज भी आगे आएगी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखो, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। हाँ, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है ना। और इनको अपेयर करवाते हैं तो वहां पे मीट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि इमेज के सामने मिरर के सामने ही हो। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे इमेज बनती, मिरर तो आपका इतना ही है ना। तो मिरर के सामने रहता है तो ठीक है, बनता ही है। कोई तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा तो इसकी इमेज नहीं बनेगी, मतलब आपका मिरर ऐसा है और ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। अरे बनेगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाई दे रही होगी। खुद की इमेज खुद को देखने के लिए सामने आना पड़ता है। अदरवाइज आप है ना ऐसे उसमें देख पाते हो किसी रूम में, तो रूम के मिरर में ना क्या रूम की और चीजें नहीं दिखाई दे रही होती, आपको दिखाई दे रही होती है, मतलब उनकी इमेज ही तो आपको दिखाई दे रही है ना, है ना। उस इमेज को, मतलब उस दीवार वगैरह को खुद की इमेज नहीं दिखाई देती, क्योंकि देखने के लिए सामने आना पड़ता है हमें, समझे। मतलब इमेज तो बनती है। अब उसका उसके लिए रे डायग्राम कैसे बनाओगे? मान लो यहाँ से रे गई और ये भी डाइवर्ज होगी, क्योंकि आई बराबर आर बनाना पड़ेगा, उतना ही एंगल बनाना पड़ेगा आपको। हाँ सर, तो इधर भी डाइवर्ज होगी, ऐसे नॉर्मल बनाओगे तो हाँ सर इतनी एंगल पे, तो डाइवर्ज होगी, तो इनको पीछे बढ़ाओगे तो वहीं पे जाके इमेज बनेगी। और अभी भी रूल वही रहेगा प्लेन मिरर का, क्या कि इसको इसके इमेजिनरी लाइन खींचो, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी इक्वल रहेगी, और जैसा का ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा होगा। वही वर्चुअल, वही इरेक्ट, है ना, और वही इक्वल डिस्टेंस, वही सेम साइज का। चमका कुछ? हाँ सर, समझ गए सर ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये होते हैं कि कोई भी मिरर है आपका, उसके सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट है ए टू सी, है ना, और वो बढ़ रहा है बी डैश, तो उसकी इमेज भी बढ़ रही होती है, ध्यान रखना। हर पॉइंट, मतलब थोड़ा सा उसको बढ़ाया ना तो उसकी इमेज भी, उसका इमेज का भी पॉइंट बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से काम हमारे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ आ जाए टॉपिक, तो ध्यान रखना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से है ना। तो ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इतना एक्सटेंड हुआ ना तो इसकी इमेज भी है ना उतनी एक्सटेंड होगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। वो इधर एक्सटेंड हो रहा है तो आपकी इमेज ऐसे, है ना, वो भी मिरर के पास आती दिखाई दे रही होगी, समझ गए। तो ये प्लेन मिरर के अंदर ऐसा होता है। ओके, चलो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो एक्सटेंड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज, ये हमने देख ली है कि ये ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होती है, ठीक है, ये वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। इफ द रियल एक्सटेंडेड देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बाय द पैरेलल टू द मिरर, ठीक है। मतलब पैरेलली ऐसे देखोगे और एक्सटेंड करोगे तो वो भी उतनी एक्सटेंड हो रही होगी, लेकिन पैरेलली खड़ी करोगे तो उसमें नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलो ओके, और भी कुछ केसेस है। देखो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट है ना इधर भाग रहा होगा ना,
तो आपकी इमेज भी है ना इधर भाग रही होगी उल्टी डायरेक्शन में। आप पास जाओगे तो इमेज पास आएगी, आप दूर जाओगे तो इमेज दूर जाती है, होता ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये इधर भाग रहा है ना, तो आपकी इमेज इधर भागेगी। ठीक है, आप मान लो ऐसे पी बनाए हो तो इसमें उल्टा भी बनता है, पता ना? ये सी जितना पास रहेगा ना, इतना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी है ना, उतनी डिस्टेंस ये रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ना, उतनी डिस्टेंस ये बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे ए है डी डैश पे, उतना ही डी डैश पे ये बनेगा आपका ए डैश। इसीलिए वो इस तरीके की इमेज बनती है आपकी। ठीक है, हाँ सर, ये समझ गए सर हम। ठीक है, और इसमें ये चीज मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिलता है प्लेन मिरर के अंदर। हाँ सर, ये बता चुके हो आप, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं, अब बताना है इनकी इमेज ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे ही जाके, डी ऑब्जेक्ट पे जाके आप ए डैश बना दो और ऊपर की तरफ बना दो, ये लो भाई बन गया बी डैश। ये ऐसा है तो इतनी दूर पे जाके ना एरो बना दो आप इधर, क्योंकि एरो मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ एरो बनेगा, और ए दूर है तो ए भी दूर बना दो आप, तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। सर ये कैसे बनाएंगे सर, ये उल्टा सी है एक तरह से देखो, तो इसका मतलब ये भी ऐसे बनेगा, मिरर की तरफ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, है ना। चलो, ये इसके आंसर्स थे। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट याद रखना प्लेन मिरर के लिए, कि इसमें लेफ्ट और इधर राइट है, तो आपका राइट इधर दिखाई देगा। जैसे आप मैं इधर मैं ऐसे करूँ ना, तो आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा कि सर ने राइट हैंड कर रखा है। ठीक है, लेकिन मेरी जो इमेज दिख रही होगी वैसे ऐसे दिख रही होगी मेरे को, या फिर आप मिरर में जाके देखोगे ऐसे करोगे ना, तो आपका हाथ ऐसे दिखाई देगा, मतलब ये लेफ्ट का राइट दिखाई देता है आपको। ओके, मतलब आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा। ओके, ठीक है, चलो ये समझ गए सर। ठीक है, मिरर में जिधर जितनी साइड में भागते हैं ना, उतनी साइड में ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है जो दिखाई भी नहीं देते, जैसे एच का एच दिखाई देगा, एच देख जैसे देख रहे हो ना ये, तो ये सिमेट्री ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनका कुछ भी नहीं होता, इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देना, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन कुछ अल्फाबेट्स का नहीं दिखाई देता। जो नीचे ये मेंशन है ना, इन अल्फाबेट्स का कभी भी दिखाई नहीं देगा। मतलब आपका मिरर ऐसा है ना, और आपने ऐसे वाई बनाया है, ठीक है, इस तरीके का, तो आपकी इमेज भी कैसे बन रही होगी, ऐसी बन रही होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो ऊपर, समझ गए। हाँ सर, समझ गए सर। ठीक है, तो ये इन कुछ कुछ अल्फाबेट्स का लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्री होते हैं। अब क्लॉक के कुछ क्वेश्चन हो जाए यहाँ पे। हाँ सर, क्लॉक के, मान लो आपकी घड़ी में 12 बजे हैं, तो इमेज में कितने बजेंगे सर, 12 बजेंगे, क्योंकि सुई ऊपर ही है। लेकिन मान लो आपकी घड़ी की सुई है ना 3 पे चली जाए, है ना, मतलब ऐसे 12 है, तो इधर मान लो इधर 3 पे चली गई, तो आपकी इमेज में क्या दिखाई देगा सर, वो 9 बजे पे चली जाएगी। इमेज में तो ऐसे दिखाई देगा ना। अरे मान लो ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है तुम्हारे सामने ही। मान लो इसमें 3 बज रहे हैं, तो इसमें कितने बज रहे होंगे सर, इसमें 9 बज रहे होंगे। इमेज में तो 9 बज रहे होंगे, है ना। जस्ट लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, क्योंकि इसकी नॉब इधर ही होगी, मिरर की तरफ ही। तो इमेज वाली घड़ी में आप देखोगे, इमेज में आप देखोगे तो उसका लेटरल इन्वर्जन दिखता है ना, इसीलिए। तो अब हम सर किसी भी एक्चुअल का टाइम कैसे पता कर सकते हैं, देखो सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रह जाए तो आप करना। डिपेंड करता है वो आवर्स का पूछ रहा है, मिनट का पूछ रहा है, या सेकंड का पूछ रहा है, या तीनों का पूछ रहा है। ओके, तो यहां पे सिंपल सी ट्रिक है, यदि आपको आवर्स आवर्स दे रखे हैं, ठीक है, आवर्स आवर्स दे रखे हैं, तो आप माइनस कर देना 12 में से, 12 में से माइनस करोगे, मतलब सर आवर्स का पूछा है तो 12 में से माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे 3 बज रहा था और हमें पता करना था कि कितने बज रहे हैं, तो आप 12 माइनस 3 कर दो, कितना बच गया 9। तो ये इमेज आ गई आपकी, और ये ऑब्जेक्ट था। अच्छा, यदि आपको आवर और मिनट दे दे,
इनमें से पूछ रहा हूं आपको। तो ध्यान रखना, आपको 12 12 नहीं 11 याद रखना, एक कम हो जाता है, तो 11 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस करना है, 60 मिनट में से। मतलब सर यहां पे ऐसा कुछ आ जाता कि बताओ घड़ी में आपके 2:20 हो रही है, तो मिरर में कितना होगा? मान लो ये में 2:20 हो रही थी, है ना, तो मिरर में कितना होगा? तो मिरर में सर 11:60 में से माइनस कर देना। 11:60 में से कितना सर? 2 और 20 मिनट, मतलब कितना आ जाएगा सर? 40 और 11 में से 2 गया तो सर 9:40 दिखा रहा होगा, मतलब 9:40 दिखा रहा होगा वो ऐसे, ठीक है। अच्छा सर तीनों आ जाए तो? अरे तीनों आ जाए तो तीनों का भी ध्यान रख सकते हो आप। कैसे? सर आवर इधर लिखते हैं, सर आवर्स आ जाए, मिनट भी आ जाए, और मान लो सर सेकंड भी आ जाए, तो अरे तो भी कर सकते हो तुम। मान लो यहाँ पे अभी ये तो इसका तो आंसर आ गया था 9:40, ठीक है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1, है ना। तो मान लो यहाँ पे सर ऐसा आ जाता कि मान लो बताओ क्या माने, हम मान लेते हैं सर 1:15 और 30 सेकेंड, ठीक है। ठीक है भाई, मान लो 1:15 और 30 सेकेंड ऐसे आ गया, तो सर क्या करते हैं फिर? तो फिर ध्यान रखना ट्रिक, जैसे उसमें 11 और 60 लिखे थे तो 12 में से एक कम कर देते ना, है ना। हाँ सर, ये हमने कम कर दिया था सर, ये ट्रिक थी हमारी, है ना। और इसमें ओनली 12 वाली ट्रिक थी, तो इसमें भी हम ऐसी ही कुछ ट्रिक बनाएंगे। कैसे? देखो उन दोनों को कंपेयर करते हुए देखो क्या बनाएंगे। सर यहाँ पे तो हम 11 लिख देंगे और यहाँ पे 60 में से 59 कर देंगे, 60 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 59 कर देंगे, और यहाँ पे 60 रख देंगे, ऐसे। समझ गए? ये 59 है। अच्छा, तो इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, आपका ऑब्जेक्ट क्या था सर? ऑब्जेक्ट था, जो भी ऑब्जेक्ट था ना वो आ जाएगा, ठीक है। ये इमेज आया था आपका, ध्यान रखना, ये इमेज था और ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे सर 1 घंटा 15 मिनट और 30 सेकेंड को माइनस कर रहे हैं हम, तो देखो क्या आ जाएगा सर? 30 मिनट आ जाएगी और 59 में से 15 गया तो सर 44 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 1 गया तो सर 10। इसका मतलब ये आपका इमेज है, करके देख लेना, परफेक्ट है। तो ध्यान रखना, ये कब यूज करोगे और वो कब यूज करोगे। आवर दे रखा है एक केस, आवर मिनट दे रखा है तो सेकंड, और थर्ड आवर मिनट और सेकंड दे रखा है तो थर्ड केस। ओके, तीनों करोगे? हाँ सर। चलो एक एग्जांपल, यहाँ पे ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। स्टॉप करो वीडियो को और ये देखो, ठीक है। चलो देखो फटाफट, अब करो करो, एक बार करो। कर लिया? आ जाओ, ये देखो मैंने पॉज कर दिया था। ये देखो आपकी ट्रिक क्या थी सर? ट्रिक थी हमारी कि हम 11 माइनस मिनट सेकंड सब दे रखा था, तो हमने 11 माइनस 59 डैश 60 इसमें से हमने माइनस किया जो हमें गिवन था। तो आपका ऑब्जेक्ट था, आपका सर ऑब्जेक्ट था हमारा 4, 25 और 37, तो इमेज आपकी क्या आ गई सर? 7:34 23 सेकंड, है ना। ये आपके आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे चलिए। अब ये है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, आपको है ना इमेज की पोजीशन बतानी है। देखो 45 पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, आपका एक मिरर है ऐसे, है ना, इस तरीके से देख पा रहे होंगे, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसमें इधर की साइड पॉलिशिंग हो रखी है और ऐसे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती थी,
याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, तो इसका मतलब ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना, तो इतनी इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो रही होगी सर, कहीं ना कहीं तो जाके मिल रहा होगा ये। हाँ, देखते हैं। अच्छा, इधर 45 एंगल बनेगा, तो आपका इमेज आपका ऑब्जेक्ट इधर 45 है, तो इधर भी 45 ही हो रहा होगा। अरे 45 मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या, ये 10 सेंटीमीटर दूर है, ये 10 सेंटीमीटर दूर है, तो क्या आप ये एंगल निकाल पाओगे, या फिर ये साइड निकाल पाओगे, या फिर यहाँ पे देखो ना, ये 45 तो ये भी 45 होगा। जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट आपका है उतने एंगल पे तो आपकी इमेज होगी, इमेज भी तो इस सरफेस से तो 45 पे ही होगी। हाँ सर, तो इसका मतलब है कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो था, जो आपका ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे, वो मिरर से 45 एंगल पे था, तो इमेज भी आपकी 45 पे होगी। 45 होगी तो 45 तो वाई एक्सिस पे आ गया। अरे हाँ, तो इसका मतलब ये तो यहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब इमेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और इमेज के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, जैसे इसके कोऑर्डिनेट कितने थे सर, 10,0 था, अब कितना हो गया वहां पे सर, वो 0,10 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे पहुंच गया ना। हाँ सर, तो इसका मतलब इमेज आपकी यहाँ पे बन जाएगी। अरे हाँ सर, समझ गए सर, ये तो बड़ा मस्त है। अच्छा यहाँ पे बताओ सर, ये आपका वही फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बताना, जैसे उसमें बताया ना हमने वैसे ही। सर हमें पता है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है यहाँ पे, तो इस बार तुम यहाँ पे मत बना देना कि सर यहाँ पे जाके होगी। अरे भाई वाई एक्सिस पे नहीं होगी, वो तो बहुत डिस्टेंस अलग हो जाएगी पूरी। इसका मतलब सर वो जो 10 डिग्री बता, आप 30 डिग्री बता रहे थे, वैसे बता देंगे हम, तो इधर 30 डिग्री बनेगा तो इधर भी 30 डिग्री बनेगा, है ना। तो आप इधर जाओ 30 डिग्री पे, और कहीं ना कहीं आपका ये जाके बन रहा होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री पे जाके बन रहा होगा ऐसे, है ना। हाँ, तो ये इमेज बन रही होगी आपकी, तो इमेज की पोजीशन निकालनी है आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, है ना। हाँ सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, है ना। अब ये ओ है, ये तो आपका क्या है ओ, और ये क्या है आपका आई। समझ गया ना कैसे बनाया मैंने, मैंने लिया है 30 डिग्री, मतलब ऐसे था ना ये, तो यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, तो इतना ही 30 डिग्री पे जाके इमेज बन रही होगी। अरे ऑब्जेक्ट मिरर से इधर की साइड इतना एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इतने एंगल पे तो आपकी इमेज बन रही होगी ना, मिरर से तो, मिरर से तो इक्वल रहेगा। मिरर से क्यों सर, इतने 30 डिग्री बना रहा है, तो इमेज भी आपकी 30 डिग्री बनाएगी, मिरर से बोल रहा हूं मैं, समझ गए ना। तो ये आपका मिरर था, ध्यान रखना, ये आपका मिरर था, ये व्हाइट कलर का ये, ठीक है। हाँ सर, तो इसका मतलब इसका एक वापस री डायग्राम बनाए हम, तो क्या इस तरीके से कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो, ये इतना ही मान लो, ठीक है। तो ये, तो अब ये बता दो, ये इमेज की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है ना, और इमेज एक्स एक्सिस से क्या 60 डिग्री बना रही है। हाँ सर, और ये डिस्टेंस 10 है, तो ये भी 10 होगी। हाँ सर, तो ये 10 डिस्टेंस है 60 डिग्री पे है, तो आप क्या इसके कोऑर्डिनेट लिख पाओगे। याद करो, इसके कई बार हमने बनाया भी है ऐसे कि सर राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये डिस्टेंस आपकी एक्स दिखा रही होगी, ये डिस्टेंस आपकी वाई दिखा रही होगी, तो वाई को क्या लिखते हो सर, वाई परपेंडिकुलर है सर, साइन थीटा से लिख देते हैं हम। याद करो साइन थीटा को क्या लिखते थे, साइन थीटा को लिखते थे सर पी अपॉन एच, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, पी निकालना है मेरे को, तो एच साइन थीटा हो जाएगा, तो एच कितना है मेरा सर, एच 10 है, तो 10 साइन थीटा, और यहाँ पे मैं बी निकालूंगा, मतलब एक्स निकालूंगा, तो एक्स क्या लिखूंगा सर, टेन कॉस थीटा लिख दूंगा मैं। कंपोनेंट से कर लो या फिर बेसिक से कर लो, क्योंकि कॉस थीटा होता था सर बी अपॉन एच होता था, तो यहाँ पे एच आपको 10 दे रखा है। हाँ सर, ठीक है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ, 60, 10 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 5√3 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर, कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 5,5√3, ओके, समझे। अरे समझे क्या, हाँ सर समझ तो गए।
तो ऐसे आपको पोजीशन बतानी थी, तो इमेज की पोजीशन ध्यान रखना 5,5 √3 पे आएगा। ओके, चलो 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 फटाफट करो, आगे आगे आगे। नेक्स्ट, अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका डायग्राम बनाना है। ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भाग रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है आपका, आपका एक ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है सर, ठीक है। तो ये किधर, इधर किधर भागेगा सर, ये 45 डिग्री पे ही भागेगा, 45 डिग्री पे ही भागेगा, मतलब वाई एक्सिस पे भागेगा, लेकिन इधर की तरफ भागेगा ये। इसका एरो एरो दिखाना था आपको, ठीक है। हाँ तो दिखा देंगे, हमारा क्या है इसमें, वो इधर भाग रहा है तो वो भी इधर भागेगा, है ना। बिल्कुल सर। इसमें देखो सर ये 60 डिग्री पे है और ये इधर भाग रहा है, दिख रहा है ना, ये सर इधर भाग रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, तो सर वो भी 60 डिग्री पे कर दो, इसमें क्या है, वो भी 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे जाओगे तो ये तो 30 है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा जाएगा इधर, है ना। तो आप एक लाइन खींच पाओगे यहाँ पे इस तरीके से कि सर इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे वो ऐसे भागेगा और यहां से एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, है ना सर, यहां से 60 डिग्री बन रहा होगा ये पूरा एंगल, ठीक है। हाँ, तो ये किधर भाग रहा होगा सर, ये दूर भाग रहा होगा, तो ये आपका इमेज ऐसे भाग रहा होगा, ध्यान रखना। तो आपकी इमेज ऐसे भाग रही होगी, लेकिन किसे, प्लेन से 60 डिग्री पे भाग रही होगी, देखो, है ना, क्योंकि इधर 60 डिग्री बना रहा था हमारा, तो इधर भी 60 डिग्री पे ही जाएगा और उधर भागेगा क्योंकि वो इधर भाग रहा था, समझ गए। हाँ सर। चलो, जैसे ये है, अब ये किधर भागेगा बताओ, मिरर तो उधर है, मिरर उधर है तो किधर भागेगा भाई, अच्छा, दिमाग लगाओ, एक बार पॉज करो और दिमाग लगाओ, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ 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 सर, ये इधर है, तो सर हम इसका एंगल देखेंगे पहले, तो मिरर से कितना एंगल बना रहा है सर, ये तो 45 और इसके बाद में 90 और, तो हमारा ये सर 135 बना रहा है, 135, अच्छा 135 बना रहा है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो आपका इमेज है वो भी सर उतना ही बनाएगा, हाँ उतना ही बनाएगा, और कहाँ से बनाएगा सर, मिरर से बनाएगा, तो मिरर से बनाएगा तो यहां से बनाएगा 135, तो 135 देखो 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 कितना हो जाएगा, ये आपका 45 है ना, और ये आपका 90, तो 91 135 135 तो इसी पे आ जाएगा भाई, हाँ इस एक्सिस पे आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस गली में भाग रहा होगा, ऐसे ऐसे भाग रहा होगा आपका, समझे। और ये ना समझ में आए ना तो आप ऐसे कर लिया करो कि इस ऑब्जेक्ट को है ना, इस मिरर को है ना, क्या करोगे आप, थोड़ा एक्सटेंड कर लिया करो ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर लिया करो। अब दिख रहा होगा तुम्हें कि ये देखो इधर भाग रहा है ना, इधर भाग रहा है, इसका मतलब ये इधर भाग रहा है ना, तो वो उधर भागेगा, दिख रहा है ना। अब देख पा रहे होंगे आप मिरर, है ना, ऐसा होता है ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो ये यहां पे बनाना था आपने को, मिरर से 135, तो मिरर से उधर से 135, तो वो सीधी माइनस एक्स एक्सिस पे आ गई, समझ गए। यस सर। एक मिनट लास्ट इसमें ये और देख लो, एंगल बिटवीन मिरर एंड डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पहले तो ये समझो। एंगल ऑफ डेविएशन होता है सीधे सीधी जा रही थी, कितना डेविएट हो गई, मतलब अपने पास से कितना डेविएट हो गई। मान लो आपकी जो लाइन थी वो पहले ऐसे जा रही थी, ठीक है, लेकिन आपकी रे ऐसे जा रही थी, लेकिन कितना डेविएट हो गई, इतना डेविएट हो गई सर। किधर की साइड डेविएट हुई सर, इधर की साइड डेविएट हो गई, है ना। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है आपका, ये है सर डेल्टा, ध्यान रखना, ये क्या है आपका सर, डेल्टा, है ना। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए क्या। एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। अच्छा, तो तुम देखो यहाँ पे ये आई था, ये नॉर्मल था आपका, और ये आर था, है ना। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई बराबर आर, मतलब ये आई एंगल है तो ये भी आई होगा,
है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन आप निकालो तो क्या लिखोगे, सर ये टोटल पूरा 180 हुआ, अरे पूरा तो 180 हुआ ना, 180 में से ये 2i माइनस कर दो, ये कितना हुआ हमारा 2i, तो बचा हुआ डेल एंगल हो गया होगा, अरे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ हमारा 2i, तो ये डेल है हमारा, है ना। तो डेल निकाल लोगे, पूरा सर 180 होता है, ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ये इंसिडेंस थी हमारी, ठीक है। तो सर हम लिख देंगे सर 180 माइनस 2i, तो डेल्टा लिख सकते हो आप ऐसे, हाँ 180 को क्या लिख सकते हो सर पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, ठीक है। तो कभी भी आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, मान लीजिए आपके पास ऐसे ऐसे इंसिडेंस कितने पे हुआ 30 पे, ठीक है 30 पे हुआ, तो ये जाएगा कितने पे सर 30 पे जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब सीधा जाना चाहिए था इसको, तो डेविएशन कितना आया सर 180 माइनस 2i कर दो, 2 मतलब 60 कर दो, मतलब 30 कर दो, तो कितना आ गया सर, ये आ गया होगा 60, तो 120 सर 120 डिग्री, और किधर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिखोगे, ध्यान रखना कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ये, ओके। तो ये चीज फिर मैं छोटा सा एग्जांपल बताया हूँ आपको, बाकी आपको ध्यान रखना है ऐसे कि कैसे हुआ है ये, ओके। चलो भाई एंगल ऑफ डेविएशन आ गया पाई माइनस 2i या 180 माइनस 2i, आई आपका इंसिडेंस एंगल है, हाँ सर ठीक है, ये चीज समझ गए सर हम। अब देखो यहाँ पे आपके पास यदि इनके बीच में ग्राफ भी बनाना हो तो क्या ग्राफ भी बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे बनाओगे सर, डेल इक्वल टू एम को हम ऐसे लिखे 2i प्लस पाई, क्योंकि आई और इसके बीच में बनाना ना, तो हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सर c तो पाई को दिखा रहा है यहाँ पे, सर c तो पाई को दिखा रहा है, और m माइनस 2 को, मतलब इसका स्लोप तो सर नेगेटिव रहने वाला है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे एक स्लोप बनाओ, ठीक है, आप यहाँ पे एक स्लोप बनाओ, तो आप इस तरीके की एक लाइन खींच पाओगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये किस किस को डिनोट कर रही है सर, ये जो आपका जो आया है ना, ये आ रहा है c, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी पाई, सर ये जो m आया है ना आपका, वो नेगेटिव आया है, कितनी आया वैल्यू इसकी -2, ठीक है, हाँ सर। और इसके कोऑर्डिनेट भी लिखना है तो तुम कोऑर्डिनेट भी लिख दो, यदि तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना है इसके, भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो डेल की वैल्यू 0 रख दो, तो डेल की वैल्यू 0 रखोगे तुम, तो डेल की वैल्यू तो 0 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, इसकी वैल्यू हो गई 2i, तो पाई बाई 2, तो भैया पाई बाई 2, समझ गए कैसे लिखा सर, अरे भाई डेल इक्वल टू 2 माइनस का 2i प्लस 0 पाई, ऐसे ऐसे था ये, ठीक है। तो इसमें मान लो ये 0 है, इस एक्सिस पे तो यही होगा ना, यहाँ पे 0 0 मान रहे तो हम, है ना। तो ये मान लो ये 0 है, तो ये सर 0 है, और ये 2i है, माइनस का 2i है, प्लस का पाई, तो i इक्वल टू क्या हुआ 2i इधर गया तो पाई, तो i की वैल्यू कितनी आई सर पाई बाई 2, मतलब डेल जीरो पे आई पाई बाई 2 हो गया, ओके। तो ये ग्राफ बनाया मैंने और कुछ नहीं, तो ये ध्यान रखना किस किस के बीच में था ये सर, डेल के बीच में और आई के बीच में, समझ गए, हाँ सर, हाँ सर समझ गए सर, ठीक है। चलो आज की कहानी यहां तक ही रखते हैं, और इसके बाद में आगे फिर पढ़ेंगे, अभी और चीजें हैं इसमें, बट अभी एंगल ऑफ डेविएशन का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ओके। चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना आप, ओके चलो।